हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम टू अवर चैनल स्टडी पीवाईक्यू एंड दिस इज सत्यम परमार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पीवाईक्यू पर। और आज यहाँ पे आप लोग रिवीजन करोगे। अ, जो 10 यूनिट्स होती हैं आप लोगों की ज्योग्राफी की, यूजीसी नेट में पूछी जाती हैं, इन सभी का आप लोग आज रिवीजन कर लोगे। ये वाला पेपर आप लोगों ने सॉल्व कर लिया तो आपका जो जितना भी आप लोगों ने पढ़ा है वो सब आपका यहाँ पर रिवीजन हो जाएगा। ठीक है। सभी यूनिट से यहाँ पे क्वेश्चन लिए गए हैं, चाहे वो आप लोगों का जियोमॉर्फोलॉजी हो, ओशियोनोग्राफी हो, क्लाइमेटोलॉजी हो, या फिर आपका थॉट सेक्शन हो। कहीं से भी आप लोग इसमें सभी क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। 50+ क्वेश्चन यहाँ पे लिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब शेयर कर देंगे अपने फ्रेंड्स को, लाइक जरूर कीजिएगा सेशन को। पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये दिया गया है, इसका आंसर आप लोग को कमेंट में करना है। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत की ऊंचाई है कितनी है? 15 से 60 किलोमीटर तक, 10 से 15 किलोमीटर तक, 60 से 80 किलोमीटर तक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कितनी ऊंचाई आप लोगों को मिलती है ओजोन परत की। यहाँ पर सिर्फ देखिए ओजोन परत पूछा गया है, एक्टिव ओजोन परत नहीं पूछा गया है। तो अब आप लोगों को टोटल लंबाई इसकी बतानी है। तो इसकी लंबाई कितनी मिलती है? 15 से लेकर के 60 किलोमीटर आप लोगों को ओजोन परत देखने को मिलती है। ठीक है। अगर देखा जाए कौन से वाले मंडल में देखने को मिलती है ये, तो ये समताप मंडल में देखने को मिलती है। समताप मंडल में देखने को मिलती है। 15 से लेकर के 35 किलोमीटर तक ये काफी ज्यादा एक्टिव रहती है, इसमें अपना ये कार्य करती है। सघन ओजोन गैस यहाँ पे पाई जाती है 15 से लेकर के 35 किलोमीटर में। सघन ओजोन गैस यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है। इसके बाद में आप लोगों की जो ओजोन परत तो पाई जाती है, लेकिन इतनी ज्यादा ये एक्टिव नहीं होती है। और अगर इसका टोटल जैसे यहाँ पे 60 दिया गया है, अगर 55 भी होता तो आप लोगों का सही हो जाता, क्योंकि ये 15 से 55 होता है। यहाँ पे 60 दिया गया है तो आप लोग इसको सही कर देंगे। जो ओजोन गैस है वो एक कैसी है? अस्थिर गैस है। ठीक है। कैसी गैस है ये? अस्थिर गैस है। आप लोगों की हरकतों से क्या हो जाएगी? चली जाएगी यहाँ से। इसलिए अपनी हरकतें जो है बंद कर दो। इस पेड़ लगा लीजिए, इससे आपकी ये गैस है जो कि बनी रहे, क्योंकि इसको अच्छा नहीं लगेगा तो ये चली जाएगी। ठीक है। तो आपका जो आंसर होगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में चलिए। निम्नलिखित राज्यों में से कौन जल विद्युत शक्ति की स्थापित क्षमता में प्रथम स्थान पर है? जल विद्युत शक्ति की स्थापित क्षमता कौन है यहाँ पे प्रथम स्थान पे? बताइए फटाफट से। तो चलिए यहाँ पे देखिए शीर्ष राज्य यहाँ पे पूछे गए हैं आप लोगों से। पहला राज्य किसका हो जाएगा, कौन सा है? तो यहाँ पे देखो आपका कर्नाटक दिया गया है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कर्नाटक क्या हो जाएगा? ये जल विद्युत शक्ति में प्रथम स्थान पर है, बी करेक्ट हो जाएगा। इसका देख लीजिए कितनी क्षमता है कर्नाटक की, तो यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए 8.14% स्थापित क्षमता इसकी है। कर्नाटक के बाद में दूसरा नंबर यहाँ पे महाराष्ट्र का आता है। किसका आता है? महाराष्ट्र का आता है। इसमें अगर देखा जाए तो 60.53% इसकी स्थापित क्षमता है। इसके बाद में मध्य प्रदेश आता है आप लोगों का। तीनों को याद रखिएगा, मध्य प्रदेश। ठीक है। मध्य प्रदेश की क्षमता कितनी है? 7.29, 7.29% हो जाएगा। ठीक है। चलिए, ये स्थापित क्षमता है। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए, इसको इरेज कर लेते हैं पहले, उसके बाद में पूछेंगे। चलिए, अगर आप लोगों से पूछा जाए कि जल विद्युत शक्ति उत्पादक राज्य कौन हो जाएंगे? उत्पादक राज्य प्रथम स्थान पर पूछा जाए तो कौन सा हो जाएगा? प्रथम स्थान पर आप लोगों का पंजाब हो जाएगा, ये उत्पादक राज्य है, पंजाब हो जाएगा। दूसरे पर आप लोगों का कर्नाटक होता है। ठीक है। दूसरे पर क्या हो जाएगा? कर्नाटक हो जाएगा। तीसरे पर उत्तर प्रदेश है, यूपी आप लोगों का योगी जी की नगरी हो जाएगी। ठीक है। और तीसरा हो गया। चौथे पर आप लोग याद रखेंगे तो महाराष्ट्र को याद रख लेंगे। महाराष्ट्र फोर्थ नंबर पर हो जाएगा। फिफ्थ नंबर पर आप लोग याद रखेंगे तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। इससे आगे आप लोगों से नहीं पूछा जाएगा, इनको याद कर लीजिए। ठीक है। आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से किसने बाजार प्रतिस्पर्धा सिद्धांत की व्याख्या समुद्र तट पर आइसक्रीम विक्रेताओं की अवस्थिति के उदाहरण के माध्यम से की थी? बताइए आइसक्रीम का उदाहरण किसने दिया था? होटलिंग ने दिया था, चैम्बरलिन ने, लॉस ने, या फिर पेलेंडर ने? किसने दिया था? आंसर कीजिए फटाफट से। तो देखिए जो बाजार प्रतिस्पर्धा सिद्धांत है, इसमें उन्होंने जो उदाहरण दिया था आइसक्रीम का, किसने दिया था? ये होटलिंग के द्वारा दिया गया था। ए ऑप्शन आप लोगों का क्या हो जाएगा यहाँ पे? करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए,
निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही से सुमेलित नहीं है पूछा गया है। तो यहाँ पे आप लोग दिए गए हैं प्रतिचक्रवात, वृष्टि छाया क्षेत्र, काष्ठ स्थलाकृति, पृथ्वी। प्रतिचक्रवात के लिए उच्च दाब बता रहा है, वृष्टि छाया क्षेत्र के लिए चक्रवाती वर्षा बता रहा है, काष्ठ स्थलाकृति चूना पत्थर बता रहा है, पृथ्वी को अंतरतम कोर में बता रहा है। बताइए यहाँ पर क्या सही होगा, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे जो प्रतिचक्रवात है उच्च दाब का केंद्र बता रहा है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। वृष्टि छाया क्षेत्र, चक्रवाती वर्षा यहाँ पे होती है। वृष्टि छाया क्षेत्र क्या होता है, ये मान लीजिए कोई पहाड़ी है, तो पहाड़ी पे ये हवाएं जो आपकी नम हवाएं हैं ये इस साइड जा रही हैं, इससे टकरा रही हैं, तो इस साइड में तो क्या होगा, संघनन होगा, बादल बनेंगे, वर्षा यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। लेकिन ये जो वाला क्षेत्र है ये शुष्क रह जाएगा, क्या रह जाएगा, सूखा ये वाला क्षेत्र रह जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो अब जो हवाएं थी नमी वाली उनकी बारिश यहाँ पे हो चुकी है, इस साइड में कोई भी बारिश नहीं होगी, तो ये वाली जगह कैसी रह जाएगी, शुष्क जगह रह जाएगी। और यही वाली जगह जो होती है वो वृष्टि छाया क्षेत्र होती है। तो ये वाली जगह कैसी हो जाएगी, यहाँ पे चक्रवाती वर्षा नहीं होगी, यहाँ पे जो होगा वो शुष्क क्षेत्र होगा। तो आपका जो सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। तो वृष्टि छाया क्षेत्र में कैसा होता है, शुष्क होता है। बी को आप लोग करेक्ट कर लेंगे। बाकी का काष्ठ स्थलाकृतियां में चूना बता रहा है, ये सही हो जाएगा। पृथ्वी में ये अंतरतम कोर बता रहा है, ये भी सही हो जाएगा, ठीक है। कोर का अगर आप लोग देखें तो ये 2900 किलोमीटर से लेकर के 5150 किलोमीटर की भाग में ये फैला होता है, जिसमें आप लोग आंतरिक कोर और बाहरी कोर को जानते हैं, ठीक है। और ये नहीं, इसके बाद में ये आपका आंतरिक कोर और 5150 से लेकर के ये आपका 6371 किलोमीटर तक ये फैला होता है। ये ठोस अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। ये वाला जो भाग होता है 2900 से लेकर के 5100 का, ये लिक्विड फॉर्म में, तरल अवस्था में होता है। आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोर जो है वो ठोस अवस्था में पाया जाता है, तो उसको आप लोग करेक्ट करके आएंगे, क्योंकि हाँ ये ठोस अवस्था में पाया जाता है। क्योंकि ये वाला जो पार्ट होता है वो कैसा होता है, ठोस अवस्था में होता है। ये वाला पार्ट जो होता है वो तरल अवस्था में होता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए, और ये जो आपकी अंतरतम वाली बात कर रहा है इसको कहा जाता है बैरोस्फियर, ये भी याद रखिएगा, बैरोस्फियर कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित विद्वानों में से किसने 1935 में सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र का प्रयोग किया था। एफ आर फास्वर्ग ने, एजी टांसले ने, आर एल लिंडमैन ने, या फिर ईपी ओडम ने, किसने किया था पारिस्थितिकी तंत्र का प्रयोग 1935 में सबसे पहले किया था। तो यहाँ पे आप लोग एक ही नाम याद रखेंगे, सभी लोग, एजी टांसले। बी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। इन्होंने ही सबसे पहले पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग किया था। पारिस्थितिकी तंत्र होता क्या है, जिसमें पर्यावरण के जो जैविक और अजैविक होते हैं, क्या, पर्यावरण के जैविक और अजैविक कारक एक दूसरे से संबंधित होते हैं या फिर अंतर संबंधित होते हैं, ठीक है। ये क्या होता है आप लोगों का, पारिस्थितिकी तंत्र होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में जो संगठक होते हैं, तीन प्रकार के संगठक इसमें आप लोगों को देखने को मिलते हैं। पहला यहाँ पे ऊर्जा होता है, दूसरा यहाँ पे आप लोगों का जैविक होता है, जैविक संगठक, और अजैविक संगठक, तीन तत्वों से मिलकर के बना होता है। इन तीनों को आप लोग याद रखेंगे, तीन मूलभूत इनके घटक होते हैं पारिस्थितिकी तंत्र की रचना में, तो इसको भी आप लोग याद कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। और ये कैसा होता है, कि डायनामिक होता है, गतिक होता है, ये भी याद रख लीजिएगा, गतिक होता है, डायनामिक होता है, ठीक है। आगे बढ़िए। देश का आर्थिक विकास मापने के लिए निम्नलिखित में से किस सूचक का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। महिला साक्षरता का, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद का, शिशु मृत्यु दर का, कुल साक्षरता का। देश का आर्थिक विकास माप रहे हैं, तो बताइए आर्थिक विकास आप लोग कैसे मापोगे। सिर्फ इसमें महिला की साक्षरता चाहिए होगी, शिशु कितने मर रहे हैं, इससे आप लोगों का देश का आर्थिक विकास होगा, टोटल साक्षरता से, या फिर यहाँ पे प्रति व्यक्ति जो आपका पर कैपिटा सकल राष्ट्रीय उत्पाद होता है इसको मापोगे। तो यहाँ पे देखिए पर व्यक्ति हो जाएगा, प्रति व्यक्ति यानी कि हर एक को इसमें शामिल कर लिया जाएगा। तो जो आपका सही ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पादक सूचक का सबसे ज्यादा यहाँ पे प्रयोग किया जाता है, बी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए।
चलिए 1989 में योजना आयोग अब नीति आयोग बन गया है। इसने भारत को कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया था? 12 में, 13 में, 14 में या फिर 15 में? कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में इसको विभाजित किया था? तो यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा 15 जलवायु क्षेत्रों में इसको या फिर 15 जलवायु प्रदेशों में इसको शामिल किया गया था। अब कौन कौन से हैं इनको आप लोग थोड़ा सा याद रख लीजिएगा तो काम हो जाएगा आप लोगों का। देखिए पहला तो यहाँ पे लिख के बताते हैं तो एक स्लाइड लेनी पड़ेगी। चलिए स्लाइड ले लेते हैं, इसके बाद में लिखेंगे। चलिए तो यहाँ पे देखिए आपका पहला है जो आपका हो जाएगा पश्चिमी हिमालय क्षेत्र, हिमालय क्षेत्र। दूसरा हो जाएगा यहाँ पे आप लोगों का पूर्वी हिमालय क्षेत्र, हिमालय क्षेत्र। तीसरा हो जाएगा आप लोगों का गंगा का निचला मैदान, गंगा का निचला मैदान। फिर हो जाएगा आप लोगों का गंगा का मध्य मैदान, गंगा का मध्य मैदान। इनको याद कर लीजिएगा, बाई चांस पूछ लिया जाए आपको ऑप्शन देके, तीन ऑप्शन इनके हो जाए और एक कोई और दे दे। गंगा का ऊपरी मैदान, ये आपके असिस्टेंट प्रोफेसर टीजीटी पीजीटी इनमें ज्यादा पूछे जाते हैं। गंगा का निचला मैदान, ठीक है। इसके बाद में आता है आप लोगों का ट्रांस गंगा मैदान, पूर्वी पठार और पहाड़ियां। इसके बाद में आता है मध्य पठार और पहाड़ियां, फिर आता है आप लोगों का दक्षिणी पठार और पहाड़ियां, यहाँ पे ले लो। इसके बाद में आता है पश्चिमी पठार और पहाड़ियां, फिर आता है आप लोगों का पूर्वी तटीय मैदान और पहाड़ियां, पूर्वीय तटीय मैदान और पहाड़ियां, ठीक है। फिर आता है आप लोगों का पश्चिमी तटीय मैदान और घाट, पश्चिम तटीय मैदान और घाट। दिख रहे हैं सभी आप लोगों को, ठीक है। गुजरात के मैदान और पहाड़, मैदान और पहाड़ियां। फिर आता है आप लोगों का पश्चिमी शुष्क प्रदेश, ठीक है। और फिर आता है आप लोगों का द्वीप प्रदेश। इसको आप लोग याद रखिएगा, आप लोगों से हो सके तो ये ऑप्शन में पूछ लिया जाता है। यहाँ पे कोई भी तीन नाम दे दिए जाएंगे और एक कोई अन्य नाम दे दिया जाएगा, जैसे मध्य प्रदेश दे दिया जाएगा या कुछ भी आप लोगों को एक दे दिया जाएगा, जो आप लोगों का क्या होगा आंसर गलत होगा, ठीक है। इसको याद रखिएगा। आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आप लोगों का, वेगनर के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बल या फिर शक्ति उत्तरदायी है? संवहन धाराएं, ज्वारीय बल, तनाव बल या फिर दबाव बल? कौन से बल को उन्होंने उत्तरदायी माना था महाद्वीपीय विस्थापन के लिए? तो देखिए जो वेगनर है इनके अनुसार जो महाद्वीपीय विस्थापन के लिए उत्तरदायी जो बल माना था, उन्होंने ज्वारीय बल को माना था, टाइडल फोर्स को माना था। बी ऑप्शन यहाँ पे आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। वेगनर जो थे वो एक वो जलवायु विज्ञानी थे, ये थे जर्मनी के, जर्मनी के जलवायु विज्ञानी थे ये, ठीक है। इसको याद रखिएगा, जलवायु विज्ञानी। कहाँ के थे ये? जर्मनी के थे। और भूगर्भ शास्त्री भी थे, भूगर्भ शास्त्री।
ठीक है। भूगर्भ शास्त्री और जलवायु विज्ञानी थे। इन्होंने सिद्धांत दिया था अपना महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत। इसका प्रतिपादन कब किया था? 1912 में किया था। डेट याद रखिएगा। पुस्तक इन्होंने लिखी थी ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस, ये इनकी पुस्तक याद रखिएगा। इसमें ही इन्होंने अपना ये सिद्धांत बताया था। और जो वेगनर है, इन्होंने माना था कि जो पेंजिया का विखंडन हुआ था, क्या हुआ था? जो पेंजिया था आप लोगों का, पेंजिया का विखंडन हुआ, उसमें दो बल लगे थे। दो बल कौन कौन से रखे थे? एक तो उन्होंने गुरुत्व बल को बताया था। एक तो उन्होंने क्या बताया था? गुरुत्व बल के कारण जो भूमध्य रेखा की तरफ में ये जो आपका पार्ट था पेंजिया का, आधा भाग चला गया कहाँ? भूमध्य रेखा की साइड में। दूसरा यहाँ पे सूर्य और चंद्रमा का ज्वारीय बल बताया था। क्या बताया था? सूर्य और चंद्रमा का ज्वारीय बल बताया था, जिसके कारण पश्चिम की ओर में प्रवाह हुआ था। ये किसका कहना था? वेगनर महोदय का कहना था। तो ये आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे लिख लीजिए, गुरुत्व बल के कारण, गुरुत्व बल के कारण जो प्रवाह हुआ था वो भूमध्य रेखा की तरफ में हुआ था, भूमध्य रेखा के साइड में। और ज्वारीय बल के कारण पश्चिम की ओर में प्रवाह, तरफ प्रवाह, इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार गोवा के दक्षिण में पश्चिमी घाट की जलवायु निम्नलिखित में से किस प्रकार की है? गोवा के दक्षिण में पश्चिमी घाट की पूछी गई है। ठीक है, ए एस प्रकार की है, ए डब्ल्यू की है, ए एम डब्ल्यू या फिर सी डब्ल्यू जी की है। तो देखिए, जो कोपेन महोदय है, इन्होंने जलवायु वर्गीकरण दिया था विश्व में भी और भारत के रूप में भी। तो अब यहाँ पे ये भारत के में पूछ रहा है। तो जो दक्षिण पश्चिमी घाट की जलवायु है वो किस प्रकार की है, ये पूछा गया है। तो ये आपकी जलवायु देखने को मिलेगी ए एम डब्ल्यू प्रकार की जलवायु यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगी। ठीक है, बाकी का ये ए एस दिया गया है। तो ये आप लोगों को तमिलनाडु और कोरोमंडल के तट पे देखने को मिलेगी। तमिलनाडु और कोरोमंडल। ए डब्ल्यू की आपको जो रेखा देखने को मिलेगी, जो प्रायद्वीपीय पठार है, प्रायद्वीप पठार वाले भागों में देखने को मिलेगी। सी डब्ल्यू जी, ये जो गंगा का मैदान है, गंगा का मैदान, राजस्थान, जो उत्तर और मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर पूर्वी भारत, जो आपका नॉर्थ वाला साइड है, वो ज्यादातर यहाँ पे सी डब्ल्यू जी देखने को मिलेगा। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़िए। प्रशांत महासागर में निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक क्षेत्रीय विस्तार है? लाल मृत्तिका का, ग्लोबिजेरेना का, डाइटमूज का या फिर रेडियोलेरियनूज का? किसका है सबसे ज्यादा विस्तार, ये आप लोगों को बताना है। तो देखिए, जो प्रशांत महासागर है, इसमें सबसे ज्यादा जो विस्तार पाया जाता है, क्षेत्रीय विस्तार, वो आप लोगों को लाल मृत्तिका का देखने को मिलता है। ए ऑप्शन आप लोग सभी लोगों ने करेक्ट किया होगा। ठीक है, और ये जो लाल मृत्तिका है, ये काफी गहरे क्षेत्र में पाई जाती है और काफी बड़े क्षेत्र में पाई जाती है। सागरी जमावों में सबसे अधिक क्षेत्रों में आपको जो देखने को मिलेगी, वो लाल मृत्तिका ही देखने को मिलती है। ठीक है, और इसमें क्या क्या होता है? इसमें एल्यूमिनियम के सिलिकेट होते हैं। ठीक है, लोहे के ऑक्साइड होते हैं, इनकी काफी ज्यादा मात्रा पाई जाती है, जिसके कारण ये इनका कलर जो होता है वो लाल होता है। यहाँ पे लिख लीजिए, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के सिलिकेट और लोहे के ऑक्साइड इसमें पाए जाते हैं। लोहे के ऑक्साइड इसमें सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। और इसकी गहराई अगर देखोगे तो 2700 फैदम के भी अधिक गहरे भाग में ये पाए जाते हैं। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़िए।
निम्नलिखित में से कौन सा एक रेनकूट उत्तर प्रदेश में हिंडाल्को की अवस्थिति का सबसे महत्वपूर्ण कारक है? कच्चे माल की निकटता, सस्ता श्रम, सक्षम परिवहन तंत्र या फिर सस्ती एवं पर्याप्त शक्ति ऊर्जा। क्या कारण है जो रेनकूट है ये हिंडाल्को में क्यों स्थित है, इसका पूछा गया है। क्या यहाँ पे मिलता है? तो यहाँ पे देखिए सबसे ज्यादा क्या मिलता है, सस्ती और पर्याप्त शक्ति ऊर्जा यहाँ पे मिलती है। कोई भी कंपनी जो स्थापित की जाती है उसमें एनर्जी सबसे ज्यादा मेन होती है। वैसे कच्चा माल भी पास में ही होना चाहिए, नहीं तो परिवहन आप लोगों का ज्यादा लगेगा। सस्ता श्रम भी होना चाहिए, नहीं तो ऐसा होगा कि कंपनी की लगाई से ज्यादा श्रम का आप लोगों को देना पड़ रहा है। तो सभी लोग यहाँ पे मेन फैक्टर है, लेकिन इसका जो मेन फैक्टर हो जाएगा वो क्या है, ऊर्जा है, एनर्जी है, लाइट है। ठीक है। यहाँ पे देखिए कुछ जो परियोजनाएं सस्ती जल विद्युत से प्राप्त की जाती है इनको तो याद रखेंगे। कुछ एल्यूमिनियम है उन कंपनियां, उनको याद रखेंगे। ये यहाँ से पूछे जाते हैं कौन सा किसके द्वारा स्थापित किया गया था, कब स्थापित किया गया था और कहाँ पे है ये। तो इसको आप लोग यहाँ पे लिख लीजिए। पहले एक पेज ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए बाल्को, ये सभी क्या है, एल्यूमिनियम कंपनियां हैं, इनको याद रखिएगा। बाल्को 1965 में इसकी स्थापना की गई थी। कोरबा में है ये, छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में है। और किसके द्वारा इसको स्थापित किया गया था, किसकी हेल्प से, तो ये सोवियत संघ की हेल्प से इसकी स्थापना की गई थी। फिर आता है आप लोगों का नालको। इसकी स्थापना हुई थी 1981 में। इनका क्रम पूछ लिया जाता है। ये दामनजोड़ी उड़ीसा में है, दामनजोड़ी उड़ीसा। ठीक है। फ्रांस के सहयोग से इसकी स्थापना हुई थी। फिर आता है आप लोगों का हिंडाल्को या फिर इंडाल्को। इसकी स्थापना हुई थी 1938 में, जे के नगर पश्चिम बंगाल में। इंडाल्को है ये। ठीक है, पश्चिम बंगाल में। कनाडा की हेल्प से इसकी स्थापना की गई थी। इसके बाद में है आप लोगों का वेदांता। 1976 में इसकी स्थापना की गई थी, झारखंड में, जर्मनी के सहयोग से। फिर आता है आप लोगों का मालको। इसकी स्थापना हुई थी 1965 में, तमिलनाडु में, इटली की हेल्प से। ठीक है। इनको आप लोग याद रखिएगा, ये पूछे जाते हैं। इनका सीक्वेंस भी याद रखिएगा कि स्थापना कब हुई है, कहाँ पे है और किसकी हेल्प से। तीनों ही इंपोर्टेंट है, तो आप इन सभी को याद करके चलेंगे। आगे बढ़िए। क्षोभ मंडल में वायु की गति संचलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होती है? गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा, वायु दाब के द्वारा, सौर्य पवन के द्वारा या फिर संवहन धारा के द्वारा। क्षोभ मंडल में वायु की गति की बात कर रहा है, संचलन की बात कर रहा है, तो यहाँ पे आप लोग सीधे सिंपल समझ जाएंगे ये वायु दाब की बात कर रहा है। ठीक है, किसकी बात कर रहा है, ये वायु दाब की बात कर रहा है। बी ऑप्शन आप लोगों का क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए। विश्व के निम्नलिखित देशों में से कौन अपने कुल गेहूं उत्पादन का बृहत्तम भाग लगभग 2/3 से अधिक निर्यात करता है? अर्जेंटीना, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या फिर फ्रांस। कौन है जो कुल गेहूं का उत्पादन करता है उससे बड़ा भाग, यानी कि लगभग 2/3 भाग से अधिक वो निर्यात कर देता है? कौन सा देश है ऐसा? तो इसमें आप लोगों का एक नाम आता है कनाडा। क्या है ये, कनाडा होगा। बी ऑप्शन आप सभी लोगों ने करेक्ट कर लिया हो जा। ठीक है। और जो कनाडा है इसमें एक घाटी है, रेड नदी घाटी। इसको क्या बोला जाता है, रोटी की टोकरी इसको कहा जाता है, रोटी की टोकरी इसको कहा जाता है। अब आप लोग आंसर दीजिएगा, चावल का कटोरा किसको कहा जाता है? ठीक है। और जो यहाँ पे विनिपेग है, एक और जगह है विनिपेग, इसको याद कर लीजिएगा, कभी कभार पूछ लिया जाता है। विनिपेग को कहा जाता है गेहूं की मंडी, गेहूं की मंडी किसको कहा जाता है, विनिपेग को कहा जाता है। ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा चलो, यहाँ पे गेहूं के शीर्ष उत्पादन और देख लीजिए, जो आप लोगों से पूछ लिया जाता है। तो गेहूं के शीर्ष उत्पादन, तो यहाँ पे सबसे पहले नाम आता है चीन का उत्पादन में, ठीक है। चीन के बाद में है भारत, भारत के बाद में रूस आएगा, रूस के बाद में अमेरिका है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। निम्नलिखित में से किसने जनसंख्या वृद्धि को लॉजिस्टिक वक्र सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? किसने किया था लॉजिस्टिक वक्र सिद्धांत? के केस्त्रो ने, डी सैडलर ने, पर्ल रीड ने, डबडले ने, किसने किया था यहाँ पे? तो देखिए, जो आपका लॉजिस्टिक वक्र सिद्धांत है, ये दिया गया था किसके द्वारा? पर्ल रीड के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था? यहाँ पे आप लोगों का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पर्ल रीड के द्वारा यहाँ पे ये आपका सिद्धांत दिया गया था। चलिए आगे बढ़िए। निम्नलिखित सेल समूह में कौन सबसे पुराना है? कुड़प्पा समूह, विंध्यन समूह, धारवाड़ समूह या फिर गोंडवाना समूह? सबसे पुराना यहाँ पे पूछा गया है, तो कौन सा हो जाएगा? इनमें अगर सबसे पुराना देखा जाए तो वो आप लोगों का हो जाएगा धारवाड़, ठीक है। क्या हो जाएगा? इन चारों में देखा जाए तो वो आप लोगों का हो जाएगा धारवाड़। अगर शुरू से देखा जाए तो शुरू में सबसे पहले आया था आर्कियन समूह की चट्टान है, यहाँ पे लिख लीजिए आर्कियन, ठीक है। आर्कियन समूह की चट्टानें थी, इनका टाइम पीरियड आप लोग याद रखें तो 450 से करीब 250 वर्ष पूर्व, करोड़ वर्ष पूर्व, ठीक है। यहाँ पे करोड़ लगा लेना। इसके बाद में आता है आप लोगों का धारवाड़, इसका टाइम पीरियड 250 से लेकर के 150 है। फिर आता है आप लोगों का कुड़प्पा क्रम की चट्टान है, कुड़प्पा क्रम की चट्टान है, इसका टाइम पीरियड 150 से लेकर के 60 करोड़ वर्ष पूर्व रखता। फिर आता है आप लोगों का विंध्यन क्रम की चट्टान है, विंध्यन क्रम की चट्टान है, इनका टाइम पीरियड रहा था 60 के बाद में रहा था यहाँ पे 30 तक। फिर आता है आप लोगों का गोंडवाना, गोंडवाना का टाइम रहा था 30 से लेकर के 27 करोड़ वर्ष तक का। फिर आता है आप लोगों की तृतीय क्रम की चट्टान है, तृतीय क्रम की चट्टानों का जो टाइम पीरियड रहा था वो 7 से लेकर के 1 करोड़ वर्ष तक रहा था। फिर आता है यहाँ पे चतुर्थ क्रम की चट्टान है, इसका टाइम पीरियड रहा था 1 करोड़ बीसी से लेकर के अब तक का टाइम। तो अभी आप लोग कौन सी चट्टानों में रह रहे हो? अभी आप लोग चतुर्थ क्रम की चट्टानों में निवास कर रहे हो, ठीक है। इसका आप लोग याद रखिएगा, और ये भी याद रखिएगा जो धारवाड़ समूह की चट्टानें हैं ये कैसी हैं? जीवाश्म रहित हैं, ठीक है। यहाँ पे अभी जीवाश्म नहीं पाए जाते थे। चलिए आगे बढ़िए। निम्नलिखित स्थानीय पवनों में से जो ठंडी पवन नहीं है उसका चयन करना है, ठीक है। कौन सी ठंडी पवन नहीं है, यानी कि गर्म पवन आप लोगों से पूछी गई है। तो जो यहाँ पे बोरा, नॉर्वेस्टर, पुर्गा, मिस्टल दिया गया है, तो जो गर्म पवन हो जाएगी वो कौन सी है? नॉर्वेस्टर है, ठीक है। कौन सी हो जाएगी यहाँ पे? नॉर्वेस्टर है, जो कि न्यूजीलैंड के पर्वतीय क्षेत्रों में चलती है। कहाँ पे चलती है ये? न्यूजीलैंड में, न्यूजीलैंड के ये पर्वतीय क्षेत्रों में गर्म है, उष्ण शुष्क हवाएं है ये, इसको याद रखिएगा। बाकी की सभी ठंडी हवाएं हैं, इनको भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन म्यांमार के साथ में भारत की समुद्री सीमा बनाता है? 8 डिग्री चैनल, ग्रेट चैनल, कोको चैनल या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए कौन सा चैनल है जो भारत के साथ में समुद्री सीमा बना रहा है, वो भी म्यांमार के साथ में? तो ये आपका हो जाएगा कौन सा? कोको चैनल होगा। सी ऑप्शन आप लोगों का क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से किसने मृदा निर्माण के कारकों में संबंधित समीकरण सूत्र को प्रस्तुत किया था? किसने किया था मृदा निर्माण के संबंध में? एफ बी गोल्ड स्मिथ ने, जे मेडॉक्स ने, पी एस मार्टिन ने या फिर एच जेन्नी ने? किसने किया था? यहाँ पे आंसर कीजिए फटाफट से।
तो यहाँ पे जो ये सूत्र दिया गया था, समीकरण दिया गया था, ये दिया गया था एच जेन्नी के द्वारा। डी ऑप्शन आप लोग करेक्ट कर लेंगे। किसके संबंध में दिया गया था? मृदा निर्माण के संबंध में ये वाला सूत्र दिया गया था। क्या सूत्र था इनका, इसको भी देख लीजिए। इन्होंने एक फॉर्मूला दिया था, एस बराबर एफ सी एल ओ आर पी और टी। इस तरीके से इनके द्वारा ये सूत्र दिया गया था। ठीक है। इसमें इन्होंने मृदा को, जलवायु को, जीवों को, उच्चावच, आधार, सेल और समय सभी को दिखाया था। किस किस को दिखाया था इन्होंने? मृदा को, जलवायु को, जीवों को, उच्चावच को, आधार सेल को, और इसके बाद में इन्होंने समय को। ठीक है। इन सभी का प्रतिफल होता है, ये इनके द्वारा कहा गया था। और ये सूत्र दिया था, इसको याद रखिएगा। एस बराबर इन्होंने मृदा परिच्छेदिका रखा था। एस बराबर मृदा परिच्छेदिका, याद रखिएगा, न्यू क्वेश्चन है। एफ बराबर उन्होंने प्रतिफल रखा था। ठीक है। सी एल को इन्होंने जलवायु रखा था। ओ को इन्होंने जैविक कारक रखा था। फिर इसके बाद में आता है आपका क्या, आर रह गया। आर को इन्होंने उच्चावच रखा था, रिलिप्स। फिर आता है आपका पी और टी। पी को इन्होंने रखा था आधार सेल, और टी को इन्होंने रखा था समय। ठीक है। और ये जो सिद्धांत इन्होंने समीकरण दिया था, दिया कब था? 1941 में इन्होंने अपना ये समीकरण दिया था। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत सरकार द्वारा 1980 में पारित वन संरक्षण अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या था? इमारती लकड़ी की उपलब्ध सुनिश्चित कराना, निर्वनीकरण पर नियंत्रण, वन्य जीवों का संरक्षण, बाढ़ की समस्या का समाधान। क्या कारण था जो भारत सरकार है उसके द्वारा 1980 में वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था? इसका मेन कारण उन्होंने क्या रखा था? तो यहाँ पे देखिए, आप लोग का जो मुख्य कारण जो इनको रखा गया था, निर्वनीकरण पर नियंत्रण रखा था। क्योंकि लोग जो क्या कर रहे थे, वनों का काफी ज्यादा कटाव हो रहा था, वनों का विनाश हो रहा था, गैर वानिकी कार्यों में इनका उपयोग हो रहा था। इस सभी को रोकना इनका उद्देश्य था। तो केंद्रीय सरकार के द्वारा ये संरक्षण अधिनियम बनाया गया, वन संरक्षण अधिनियम 1980 में, निर्वनीकरण पर नियंत्रण के लिए, रोक के लिए यहाँ पे लगाया गया था। ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, ये क्वेश्चन पढ़िए तब तक। निम्नलिखित विद्वानों में से किसने सर्वप्रथम 1960 में सागर नितल प्रसरण की संकल्पना को प्रतिपादित किया था? ये काफी इजी क्वेश्चन है, सब लोग बता दोगे। तो यहाँ पे देखिए, ये जो सिद्धांत है 1960 में सागर नितल प्रसरण की संकल्पना, हैरी हेस के द्वारा ये प्रतिपादित की गई थी। ए ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा, 1960 में की गई थी, याद रखिएगा। और ये जो संकल्पना है, ये संबंधित किससे थी? तो ये संबंधित थी प्लेट विवर्तन की सिद्धांत से। ठीक है। ये किससे संबंधित थी? इसी से प्लेट विवर्तन की सिद्धांत से संबंधित हैरियस ने एक अलग संकल्पना दी थी, जिसका नाम था सागर नितल प्रसरण संकल्पना। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा एक विटलसी के द्वारा कृषि प्रदेशों के सीमांकन के आधार तत्व के रूप में प्रयुक्त नहीं हुआ है? विटलसी के द्वारा कृषि के प्रदेशों का सीमांकन। ठीक है। कृषि उत्पादक विधियां, कृषि उत्पादक के उपयोग, उपभोग का ढांचा, प्रति हेक्टेयर फसल पैदावार, कृषि यंत्रों के उपभोग, आवास, जीवन स्तर आदि से है संबंधित दशाएं। तो इन्होंने किस एक को यहाँ पे यूज नहीं किया, ये आप लोगों से पूछ रहा है। बताइए यहाँ पे किसका यूज बिटलसी के द्वारा नहीं किया गया है? तो यहाँ पे देखिए,
ये कह रहा है कि प्रति हेक्टेयर फसल पैदावार, इनके द्वारा इसकी कोई भी बात नहीं हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही होगा वो सी हो जाएगा। जो विटलसी महोदय हैं, इन्होंने 1936 में, कब, 1936 में अपना ये कृषि प्रदेशों का सीमांकन किया था, जिसमें विश्व की कृषि को 13 कृषि प्रदेशों में बांटा था। कितने में बांटा था इन्होंने? 13 कृषि प्रदेशों में इन्होंने बांटा था। और उन्होंने 5 आधार बताए थे। 5 आधार कौन से थे? 13 कृषि प्रदेश थे और 5 आधार थे। 5 आधार कौन कौन से थे, इनको यहाँ पे देख लीजिए। पहला था फसल और पशुओं का चर्य, फसल और पशुओं का सहचर्य। दूसरा था यहाँ पे इनका भूमि उपयोग की गहनता, भूमि उपयोग की गहनता। तीसरा था इनका कृषि उत्पाद का संसाधन तथा विपणन, कृषि उत्पाद का संसाधन और विपणन। फिर था इनका, फोर्थ पर आप लोग जाएंगे, मशीनीकरण का स्तर। फिफ्थ था आपका कृषि संबंध जो भवन है, उपभोग, आवास, जीवन स्तर, इन सभी से संबंधित दशाएं हो जाएंगी। ये आप लोगों का फिफ्थ में रखा था। इनको आप लोग याद रखिएगा, पूछा जाता है। ठीक है, आगे बढ़िए। वर्ष 1969 में निम्नलिखित पत्रिकाओं में किसके प्रकाशन के साथ में मानवता परक भूगोल, भूगोल का एक प्रमुख चिंतन फलक बन गया था? जियो फोरम के में, इन्वायरमेंट एंड प्लानिंग एंटीपोड में, एंटीपोड में, या फिर ज्योग्राफिकल एनालिसिस में? तो बताइए किस में बन गया था? तो यहाँ पे जो आप लोगों का सही होगा आंसर, वो क्या हो जाएगा? एंटीपोड हो जाएगा। सी ऑप्शन आप सभी लोगों ने करेक्ट किया होगा। ठीक है, क्या होगा? सी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। ये एक पत्रिका है, एंटीपोड शोध पत्रिका है, जो कि 1969 में एक विश्वविद्यालय, याद रखिएगा, क्लार्क विश्वविद्यालय, क्लार्क विश्वविद्यालय। ठीक है, इसमें जो प्रोफेसर थे, इनका नाम था बारसेस्टर। क्लार्क विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे बारसेस्टर। इन्होंने ही सुधारवाद से संबंधित लेख प्रकाशित की, जिसमें एक था एंटीपोड। क्या था ये? एंटीपोड था। और इसमें जो मुद्दे रखे गए थे वो कौन कौन से थे? तो यहाँ पर देखिए, जो नगरीय निर्धनता थी, इसमें उन्होंने नजर की थी, नगरीय निर्धनता पर, नगरीय निर्धनता पर इनकी, और महिलाओं के साथ में जो पक्षपात होता था, महिला पक्षपात, इस पर भी इनकी निगाह गई। काले रंग के लोगों के साथ में जो भेदभाव होता था, जो रंग भेद वाला चल रहा था उस टाइम पे, काले रंग में जो भेदभाव हो रहा था, अल्पसंख्यकों के जो विरुद्ध में भेदभाव था, अल्पसंख्यकों के विरुद्ध भेदभाव, सामाजिक सुविधाओं का असमान वितरण जो हो रहा था गवर्नमेंट के द्वारा, सामाजिक सुविधा का असमान वितरण, और जो अपराध वंचन थे, अपराध हो रहा था, उसमें कोई भी सुनवाई नहीं हो रही थी, इन सभी को यहाँ पे दिखाया गया था। इन सभी के बारे में लेख लिखे गए थे। तो वो कौन सी पत्रिका थी? वो आप लोगों की एंटीपोड थी, बारसेस्टर के द्वारा लिखी गई थी, जो कि किससे संबंधित थे? ये क्लार्क विश्वविद्यालय से संबंधित थे। ठीक है, तो ये इसके कुछ भी इसमें उग्र सुधारवादी भूगोल के कुछ लक्षण भी रखे गए थे। इनको आप लोग अगर देखें तो, जैसे प्रत्यक्षवाद और मात्रात्मक क्रांति की कमियों को लोगों के सामने लेकर के आना, पूंजीवादी देश में जो असमानता हो रही थी, भेदभाव हो रही थी, अभाव जो लोगों का हो रहा था, स्वास्थ्य अपराध हो रहे थे, पर्यावरणीय सुरक्षा, यहाँ पे जो असुरक्षा फैल रही थी, इन सभी की ओर में ध्यान केंद्रित करना था। महिलाओं के विरुद्ध में जो भेदभाव हो रहा था, उसको दूर करने के लिए यहाँ पे बोला गया था। और साथ में जो सांस्कृतिक क्रांति चल रही थी,
धर्म की, उनको भी कुछ नोटिस करना था इसमें। तो कई सारी यहाँ पे देखे गए थे, जो उग्र सुधारवाद ये कहलाता है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? हवाएं दी गई हैं, उनके स्थान दिए गए हैं, कौन सी हवाएं कहाँ पे चलती है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो अब देखिए, जोंडा अर्जेंटीना में बता रहा है, ये सही है। यामो जापान में बता रहा है, ये भी सही है। ट्रेमोंटेन ये मध्य यूरोप में बता रहा है, ये भी सही है। गिबली को कैलिफोर्निया में बता रहा है, तो जो गिबली है वो कहाँ पे फैलती है? ये लीबिया में चलने वाली एक गर्म हवा है। ठीक है, लीबिया में चलने वाली एक गर्म हवा है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। जो कैलिफोर्निया में चलती है वो सांता आना चलती है। सांता आना जो चलती है वो कहाँ पे चलती है? कैलिफोर्निया में चलती है, ये भी एक गर्म हवा है। आगे बढ़िए। सिरोक्को क्या है? एक द्वीप है, एक पक्षी है, एक स्थानीय हवा है, या फिर एक ज्वालामुखी है? इसको तो आप लोग सभी आंख बंद करके कर दोगे कि नहीं? ठीक है। सिरोक्को क्या है? ये एक स्थानीय हवा है। कैसी है ये? स्थानीय हवा है, जो कि कहाँ पर चलती है? ये चलती है भूमध्य सागर या फिर इटली में चलने वाली भूमध्य सागर, या फिर ये इटली में चलने वाली गर्म और शुष्क हवा है। गर्म और शुष्क हवा है, इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेतीली हवा भी है ये, ठीक है। और इसी को, ये जो आपकी सिरोक्को है, इसको एक और कहा जाता है ब्लड रेन। ब्लड रेन इसको कहा जाता है, रक्त की वर्षा इसको कहा जाता है। रक्त की वर्षा इसको कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, इसका जवाब आप लोग हमें कमेंट में दोगे, ठीक है। आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन कारक कोरियोलिस बल की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है? पृथ्वी का परिक्रमण, पृथ्वी के अक्ष का झुकाव, पृथ्वी का घूर्णन, या फिर ग्रहीय पवनों का तंत्र? कोरियोलिस बल की उत्पत्ति के लिए मेन कारण यहाँ पे पूछा गया है, किसके कारण कोरियोलिस बल उत्पन्न होता है? तो यहाँ पे देखिए, जो सबसे ज्यादा यहाँ पे बढ़िया कारण होगा वो क्या हो जाएगा? पृथ्वी का घूर्णन होगा। पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही क्या होता है? कोरियोलिस बल उत्पन्न होता है, जिसके कारण विक्षेप बल जो होता है आपका, कोरियोलिस बल होता है। जो हवाएं होती हैं, सभी हवाएं उत्तरी गोलार्ध में जो हवाएं होती हैं वो दाईं ओर चलने लगती हैं। उत्तरी गोलार्ध में हवाएं दाईं ओर बहती हैं, और दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं बाईं ओर बहती हैं। ठीक है, इनको याद रखिएगा। आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन कारक कोरियोलिस बल की उत्पत्ति के लिए, अच्छा ये तो वही है, तो इसको आप लोग सी कर लीजिए, डबल बार हो गया ये। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे सूची एक सूची दो के साथ में सुमेलित करना है। जलवायु दी गई है, उनके देश दिए गए हैं, कौन सी जलवायु कहाँ पे पाई जाती है, ये आप लोगों से पूछा गया है। भूमध्य रेखीय, मानसूनी, भूमध्य सागरीय और आर्द्र उपोष्ण जलवायु। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, जो भूमध्य रेखीय जलवायु है ये आपको देखने को मिलेगी जायरे बेसिन में। मानसूनी जलवायु आप लोगों को देखने को मिलेगी वेनेजुएला क्षेत्र में। ठीक है, भूमध्य सागरीय जलवायु देखने को मिलेगी ट्यूनिसिया में, और जो आपकी आर्द्र उपोष्ण जलवायु है ये देखने को मिलेगी चीन में। तो ऑप्शन जो आपका करेक्ट हो रहा है वो 4 3 2 1 डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डी आंसर हो जाएगा आपका। ये तो बी हो गया, डी हो जाएगा। आगे बढ़िए। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन के रूप में, दूसरे को कारण के रूप में दिखाया गया है। आप लोगों से इसका आंसर पूछ रहा है। भारत का प्रजननता संक्रमण तीव्र रहा है, कारण उसका कह रहा है कि भारत का साक्षरता संक्रमण धीमा रहा है। क्यों, बताइए इसका कारण क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे देखिए, जो ये बोल रहा है आप लोगों से कि जो भारत है इसका प्रजननता संक्रमण तीव्र रहा है, तो यहाँ पे देखिए तीव्र तो नहीं रहा, कभी ये घटा है, कभी बहुत कम हो गया है। तो ऐसा शुरू से इसको देखा जाए तो ये नहीं रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, भारत का जो प्रजननता संक्रमण है तीव्र तो नहीं रहा, स्थिर नहीं रहा है ये। ठीक है, कभी बढ़ा है कभी घटा है, एक जैसा आप लोग इसको नहीं बोल सकते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो अगर ए गलत हो रहा है तो आर सही हो जाएगा। कि जो भारत का साक्षरता संक्रमण रहा है वो धीरा रहा है, ये बिल्कुल सही है। तो आर सही है, ए गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पे आप लोगों का क्या हो जाएगा,
करेक्ट हो जाएगा। तो जो भारत की साक्षरता दर है इस टाइम वो कितनी है? 73.0% है। इसको आप लोग याद रखिएगा। अगर देखा जाए ग्रामीण क्षेत्रों में तो साक्षरता दर सर्वाधिक जो है उत्तर प्रदेश की है। ठीक है, कहाँ की है? उत्तर प्रदेश की है, इसको याद रखिएगा। अगर नगरीय क्षेत्रों में सर्वाधिक साक्षरता दर देखी जाए नगरीय में, तो वो कहाँ की हो जाएगी? ये आप लोगों की महाराष्ट्र की है। इसको भी याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही से सुमेलित नहीं है? अवस्थिति दी गई है और जनजाति दी गई है। कौन सी जनजाति कहाँ पे पाई जाती है आप लोगों से पूछा गया है। भूमध्य रेखीय क्षेत्र में ये पिग्मी सेमांग और सकाई जनजाति को बता रहे हैं। घास के मैदान में मसाई और किर्गिज को बता रहे हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में ये एल्यूट को बता रहे हैं। मानसून प्रदेशों में गौंड को बता रहे हैं। तो यहाँ पे कौन सा आप लोगों का सही ऑप्शन नहीं है ये पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र है यहाँ पे पिग्मी सेमांग सकाई पाई जाती है, ये सही है। और ये आपका जो घास के मैदान में मसाई और किर्गिज पाए जाते हैं ये भी सही है। पर्वतीय क्षेत्रों में एल्यूट को बता रहा है। एल्यूट आप लोगों को देखने को मिलेगी कहाँ पे? उत्तरी अमेरिका में। ठीक है, उत्तरी अमेरिका में एल्यूट देखने को मिलेगी, पर्वतीय क्षेत्रों में नहीं है। सी ऑप्शन आप लोगों का गलत है, तो यही सही हो जाएगा। मानसून प्रदेश में गोंड संथाल देखने को मिलते हैं, ये भी आप लोगों का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, और भी यहाँ पे कुछ देख लीजिए। ये जो किर्गिज जनजाति है मध्य एशिया में पाई जाती है, इसको यहाँ पे रख लेते हैं। ठीक है, किर्गिज इधर जनजाति है ना, इधर पे, तो यहाँ पे लिख लीजिए मध्य एशिया में। ये घास भूमि में पाई जाती है, मध्य एशिया में पाई जाती है। फिर यहाँ पे आती है आप लोगों की मसाई। मसाई तो यहाँ पे घास के मैदान में ही पाई गई है। टंगानिका, केन्या, युगांडा वाले क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगी। फिर कुछ जनजातियां उनके देश यहाँ पे याद कर लीजिए जो बार बार पूछी जाती हैं। बेद्दा, बेद्दा पाई जाती है आप लोगों के श्रीलंका में। ठीक है, बेद्दा पाई जाती है श्रीलंका में। एटाज ये पाई जाती है फिलीपींस में। क्रैकर ये पाई जाती है जॉर्जिया में। फिर आती है आप लोगों की टोडा, ये पाई जाती है नीलगिरी में, ये भारत में पाई जाती है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। आगे देखिए, नेक्स्ट यहाँ पे दिए गए हैं आप लोगों को राज्य और राज्य सूची दिए गए हैं। भारत के नगरीय जनसंख्या 2011 का परसेंटेज आप लोगों से पूछा गया है। किसका नगरीय परसेंटेज कितना रहा है ये आप लोगों को बताना है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु का पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए उत्तर प्रदेश का जो नगरीकरण आप लोगों को याद हो तो 11.8 था। महाराष्ट्र का देखो तो यहाँ पे महाराष्ट्र का 13.48 था। तमिलनाडु का याद हो तो तमिलनाडु का 9.26 था। तमिलनाडु का तो यहाँ पे दिया नहीं गया है, 0 पॉइंट, यहाँ पे ये 0 पॉइंट नहीं होगा। तमिलनाडु का हो जाएगा यहाँ पे आप लोगों का, यहाँ तो दिया ही नहीं गया है, 06.26 दिया गया है। क्योंकि तमिलनाडु का जो था 9.26 था। और कर्नाटक का 06.26 था, ये सही है। इसको यहाँ पे या तो आप लोग 9-6 कर लीजिए तो करेक्ट हो जाएगा, या फिर इसको आप ऐसे ही याद कर लीजिए 9.26 था। किसका? ये तमिलनाडु का था। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। अगर इसके हिसाब से जो ऑप्शन चेंज किया है तो वो देखेंगे आप लोग। ए का थर्ड हो रहा है, बी का फर्स्ट हो रहा है, सी का यहाँ पे फोर्थ हो रहा है और डी का सेकंड हो रहा है। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट होगा, इसको सही कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से किसने समावेशी पदानुक्रम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? किसने किया था? एक मिनट, यहाँ पे एक क्वेश्चन रह गया है। हाँ, ये रह गया। सूची 1 सूची 2 के साथ में सुमेलित करना है। हाथी आगरा दिया गया है और उनकी अवस्थिति दी गई है।
कुमेर, नीलांबुर, सिंहभूम और गारो हिल्स कौन से कहाँ पे पाए जाते हैं? झारखंड, मेघालय, केरल, अरुणाचल प्रदेश। चलिए इनको लगा लीजिए फटाफट से। तो देखिए जो कुमेंग है ये पाए जाते हैं आप लोगों के अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है। इसके बाद में आता है आप लोगों का नीलांबुर। नीलांबुर पाया जाता है केरल में। सिंहभूम ये पाए जाते हैं आप लोगों के झारखंड वाले क्षेत्र में। और गारो हिल्स ये मेघालय में हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका सही ऑप्शन जो होगा, ए का फोर्थ है, बी का थर्ड है, सी का फर्स्ट है, डी का सेकंड है। ए ऑप्शन यहाँ पे आप लोगों का क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से किसने समावेशी पदानुक्रम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? एलन के फिल्ब्रिक ने, एन एल पाउनलो ने, जे एल सिमंस ने, या फिर ग्रिफिथ टेलर ने? तो यहाँ पे जो समावेशी पदानुक्रम सिद्धांत है इसका जो प्रतिपादन किया गया था वो फिल्ब्रिक के द्वारा किया गया था। ए ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। किसने राजनीतिक भूगोल को मानव भूगोल के उस भाग से संबंधित बताया जो क्षेत्रीय घटक से युक्त राजनीतिक संस्कृत का वर्णन करता है? बाई एम गॉबलेट, बी वॉल्कनवर्ग, एन जे स्पाइकमैन, आर एच ब्राउन। बताइए किसने कहा था? तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बाई एम गॉबलेट हो जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पे आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। इसने क्या कहा था? राजनीतिक भूगोल को मानवीय भूगोल के उस भाग से संबंधित बताया था जो क्षेत्रीय घटक से युक्त होता है। ठीक है, आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन बहुचक्रीय स्थलाकृति का उदाहरण नहीं है? बहुचक्रीय स्थलाकृति का पूछा गया है यहाँ पे। अधःकर्तित विसर्प दिए गए हैं, निक पॉइंट दिया गया है, गोखुर झील दिया गया है, युगल वेदिका दी गई है। फटाफट से आंसर कीजिए कौन सा है जो कि बहुचक्रीय का नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? गोखुर झील हो जाएगी। ये एक ही बार में बन जाती है, बार बार यहाँ पे क्रियाएं घटित नहीं होती हैं, कई चक्र घटित होते हैं जिनके कारण बहुत सारी स्थलाकृतियां हैं जिनमें अपरदन होता रहता है, जिसके कारण कई बार ये स्थलाकृतियां बनती हैं। जैसे आप लोगों का आद्यकृत विसर्ग हो गया, निक पॉइंट हो गया, युगल वेदिका हो जाएगी, स्थलाकृति विसंगति हो जाएगी, समप्राय मैदान है इनमें बार बार चक्र होता रहता है, युगल वेदिका है इनमें भी बार बार ये चक्र होता रहता है। तो यहाँ पे जो गोखुर झील है एक बार बन गई फिर इसमें वो चक्र नहीं दोहराया जाएगा, ये एक साइड में हट जाती है, यहाँ पे पानी अपना भरा रहता है। सी ऑप्शन यहाँ पे आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भू संतुलन परिकल्पना की व्याख्या एयरी एवं प्राट के सिद्धांत के समन्वय के माध्यम से की गई। हीस कैनन के द्वारा, होम्स के द्वारा, जॉली के द्वारा, हैफोर्ड के द्वारा, किसके द्वारा ये वाली व्याख्या की गई थी? एयरियम प्राट के सिद्धांत के समन्वय में। तो यहाँ पे ये जो सिद्धांत है हीस कैनन के द्वारा दिया गया था 1933 में। ठीक है, कब दिया गया था? 1933 में ये दिया गया था। ए ऑप्शन आप लोगों का क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित संकल्पनाओं में से कौन मैकिंडर के द्वारा प्रस्तुत वैश्विक स्त्रातेजनिक मॉडल से संबंधित नहीं है? हृदय संकल्पना, भौगोलिक धुराग्र संकल्पना, मध्य क्षेत्र बेसिन, उपांत क्षेत्र संकल्पना। कौन यहाँ से संबंधित नहीं है? स्ट्रैटेजिक मॉडल से संबंधित पूछा गया है आप लोगों से। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो क्या होगा? उपांत क्षेत्र संकल्पना। क्या है यहाँ पे? उपांत क्षेत्र संकल्पना। ये किसके द्वारा दी गई थी? ये दी गई थी मैकिंडर के द्वारा। ठीक है, ये इससे संबंधित नहीं है। बाकी का आप लोग ये तीनों पढ़ेंगे, हृदय स्थल संकल्पना, भौगोलिक और मध्य क्षेत्र वेसन, ये तीनों इससे संबंधित हो जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित राज्यों का गठन पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालाक्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, कर लीजिए इनको, किसके कब कब इनका स्थापन हुआ था, कब कब ये राज्य बने थे। झारखंड, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड। तो देखिए जो आप लोगों को पता हो छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई थी 2000 में, झारखंड की स्थापना हुई थी 2000 में। अच्छा इनकी डेट भी याद रखिएगा, एक ही दिन इनकी हुई है। तो छत्तीसगढ़ की हुई थी 1 नवंबर को।
ठीक है, 1 नवंबर को हुई थी। झारखंड की स्थापना हुई थी 15 नवंबर को। और जो आपका उत्तराखंड है इसकी स्थापना भी 2000 को ही हुई थी शायद, और 9 नवंबर को इसकी स्थापना हुई थी। 9 नवंबर को। तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 को हुई थी। तो अब इनका लगा लीजिए, सबसे पहले जो आएगा आप लोगों का छत्तीसगढ़ आएगा। छत्तीसगढ़ के बाद में उत्तराखंड नहीं आएगा। छत्तीसगढ़ के बाद में आप लोगों का आएगा, अच्छा 9 नवंबर को हुई है ना, ठीक है। उत्तराखंड आएगा, उत्तराखंड के बाद में आप लोगों का झारखंड, झारखंड के बाद में तेलंगाना आएगा। ऑप्शन देखा जाए तो आप लोगों का बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बी करेक्ट है सभी लोगों का। आगे बढ़िए। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। जल धाराएं दी गई हैं और तेज दिए गए हैं। कौन सी जलधारा कौन से देश में बहती है, ये आप लोगों को बताना है। हम्बोल्ट, क्यूरोसिवो, फॉकलैंड और अग्लुहास। बताइए। चलिए, तो यहाँ पर जो हम्बोल्ट की जलधारा है ये पेरू में, क्यूरोसिवो ये जापान क्षेत्र में है, फॉकलैंड ये आपको अर्जेंटीना वाले क्षेत्र में देखने को मिलेगी, अग्लुहास ये आपको दक्षिण अफ्रीका में। ऑप्शन देखा जाए तो आप लोगों का ए का हो जाएगा 4, बी का 3rd है। ए ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, ये करेक्ट हो रहा है। आगे बढ़िए। जनसंख्या वृद्धि के स्वरूप में एक दीर्घकालिक कालावधि में घटित क्रमिक परिवर्तन को कहा जाता है। जनसंख्या वृद्धि के स्वरूप में दीर्घकाल अवधि, ठीक है, जो परिवर्तन होता है इसको क्या कहा जाता है, जनसंख्या विस्फोट, जनांकीय संक्रमण, जनांकीय गत्यात्मकता या फिर जनांकीय रूपांतरण, क्या बोला जाता है आप लोग बताइए। तो इसको बोला जाता है क्या, जनसांख्यिकी या फिर जनांकीय संक्रमण इसको बोला जाता है। बी ऑप्शन आप लोग सभी ने करेक्ट किया होगा। ठीक है, ये जो जनांकीय संक्रमण है ये सिद्धांत है, ये किसके द्वारा दिया गया था, इसका जो मूल प्रतिपादन किया गया था नोटेस्टीन के द्वारा किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा किया गया था मूल प्रतिपादन, नोटेस्टीन के द्वारा किया गया था। थॉमसन का भी नाम इसमें आता है, नोटेस्टीन। कब किया गया था, 1945 में इसका सिद्धांत का आविष्कार किया गया था। आविष्कार नहीं, इसका प्रतिपादन किया गया था। ठीक है, इन्होंने 5 स्टेज बताई थी, 5 इन्होंने अवस्थाएं बताई थी, जिसको आप लोग याद रखिएगा। तो पहला यहाँ पे इन्होंने बताई थी उच्च स्थायी अवस्था। तो इसमें इन्होंने जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही क्या होते हैं, उच्च होते हैं। जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही यहाँ पे हाई होते हैं, उच्च होते हैं। दूसरी आती है यहाँ पे आप लोगों की प्रारंभिक वर्धमान अवस्था। प्रारंभिक वर्धमान अवस्था, यहाँ पे जो होती है जन्म दर उच्च रहती है, थोड़ा बहुत इलाज मिल जाता है तो मृत्यु दर कम हो जाती है। जन्म दर उच्च होती है, मृत्यु दर घट जाती है। फिर आती है आप लोगों की उत्तर वर्धमान अवस्था। ठीक है, इसमें क्या होता है, जन्म दर और मृत्यु दर, जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही लो होते हैं, कम होते हैं। फिर आती है आप लोगों की निम्न स्थायी अवस्था। निम्न स्थायी अवस्था आती है, यहाँ पे आप लोगों को जन्म दर और मृत्यु दर दोनों का ही निम्न स्तर हो जाता है, बहुत ही कम होता है, तो इसका और भी स्लो हो जाता है। फिर आता है आप लोगों का ऋणात्मक जनसंख्या अवस्था। जनसंख्या अब कम होने लगी, ऋणात्मक जनसंख्या होगी, तो यहाँ पे जो जन्म दर और मृत्यु दर बहुत ही ज्यादा कम हो जाती है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा, थॉमसन और नोटेस्टीन के द्वारा दिया गया था। नोटेस्टीन का इसमें नाम ज्यादा आता है। आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन नगरीय संरचना और संरचनात्मकता विकास का मॉडल नहीं है, संकेंद्रीय क्षेत्र सिद्धांत, बहुनाविक सिद्धांत, खंडीय सिद्धांत या फिर समावेशी पदानुक्रम सिद्धांत। कौन है जो कि नगरीय संरचनात्मकता मॉडल का नहीं है, पूछा गया है। तो चलिए इनको बताइए। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर हो जाएगा ये आपका समावेशी पदानुक्रम सिद्धांत हो जाएगा, ये नगरीय संरचना से संबंधित नहीं है। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे आप लोगों का क्या हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो ये जो दिया गया है यहाँ पे समावेशी पदानुक्रम सिद्धांत, ये किसके द्वारा दिया गया था? अभी आप लोगों ने इसका आंसर किया हुआ है पिलबर्ग। ठीक है। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। यह प्रकीर्णन के गुणांक के परिकलन में Rn का मान शून्य हो तो यह इंगित करता है किसको? गुच्छेदार अधिवास को, पूर्वा को, प्रकीर्णन अवस्था को, या फिर अर्धगुच्छ अधिवास को। किसको यहाँ पे दिखा रहा है? Rn का मान शून्य हो तो यहाँ पे अगर Rn का जो मान होता है शून्य होता है तो ये किसको दिखाता है? गुच्छेदार अधिवास को दिखाता है। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पे आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। अच्छा चलिए, आप लोगों को एक बात बताती हूँ, बात नहीं मतलब एक और मेरा चैनल है सत्यम परमार के नाम से, इसको भी आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लेना और शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स को। इसमें मेरा क्या है, डेली लाइफ रूटीन वाला आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो ज्यादा से ज्यादा इसको भी शेयर कर देना। ठीक है, ये भी वाईटी चैनल है, यूट्यूब चैनल है। आगे बढ़िए। अटलांटिक महासागर की औसत गहराई पूछी गई है आप लोगों से, कितनी है? तो यहाँ पे देखिए, अगर आप लोगों को याद हो, 3900 मीटर अटलांटिक महासागर की औसत गहराई होती है। 1/6 भाग पर ये फैला हुआ है विश्व के, अगर देखा जाए तो 1/6 भाग पर फैला हुआ है। अगर प्रशांत महासागर के क्षेत्रफल से इसको नापे तो ये बिल्कुल आधा है, उसका 1/2 है। प्रशांत महासागर काफी बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आप लोगों का? डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 20वीं शताब्दी की द्वितीय चतुर्थांश में भूगोल का प्रमुख चिंतन फलक क्या था? भूवैन्यासिक संगठन, पृथ्वी ग्रह का वर्णन, मानव पर्यावरण अंतर संबंध, क्षेत्रीय विभेदीकरण विषमता। क्या है इसका आंसर? कीजिए फटाफट से। तो यहाँ पर जो आपका 20वीं शताब्दी के द्वितीय चतुर्थांश में, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? क्षेत्रीय विभेदीकरण हो जाएगा, विषमता हो जाएगी। डी ऑप्शन आप लोगों का क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। इसमें जो किया गया था, क्या किया था, जो भौगोलिक अध्ययन हो रहा था, तो वो अब पृथ्वी के तल पर जो विभिन्न क्षेत्र थे, प्रदेश थे, उनका भी अध्ययन यहाँ पे किया गया था। ठीक है, तो आप लोग का क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए। भूसन्नतियों के किनारे पर निर्मित समानांतर सीमांत श्रेणियों को कहते हैं। समानांतर सीमांत श्रेणियों को क्रेटोजन, होस्ट, रैंडकेटन या फिर अग्रदेश क्या कहा जाता है? आंसर कीजिए फटाफट से। तो ये जो आपका भूसन्नति के समानांतर जो क्षेत्र होते हैं, इनको कहा जाता है क्या? रैंडकेटन। ये किसके द्वारा कहा गया था? कोबर के द्वारा ये कहा गया था। ठीक है, ये होता क्या है, इनने कहा था कोई भी जो स्थल रूप है, आगे चल के इसमें जब भी लावा वगैरह जो फ्लो होता है बाहर निकलता है, तो यहाँ पे एक बलित टाइप में, यहाँ पे मोड़दार टाइप में ये बनते जाते हैं। फिर ये इस तरीके से यहाँ पे बलित के रूप में बनते जाते हैं। जो मूलतः जो पर्वत होते हैं और ठोस होते जाते हैं, जो किनारे वाले भाग होते हैं, इन पर दो पर्वत श्रेणियां आपको देखने को मिलती हैं। इसको जो कोबर के द्वारा नाम दिया गया था, रैंडकेटन नाम यहाँ पे दिया गया था। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए। निम्नलिखित कालावधि में किसे मात्रात्मक क्रांति के तथाकथित उत्कर्ष काल के रूप में जाना जाता है? किसको जाना जाता है यहाँ पे? 1952 से 56 को, 1957 से 60 को, 61 से 64 को, या फिर 67 से 70 को। यहाँ पे जो मात्रात्मक विधियों का प्रचलन जो हुआ था, ये जो कालावधि है, ये शुरू की गई थी किसके द्वारा? एकरमैन के द्वारा। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर हो जाएगा, 1957 से लेकर के 60 का जो टाइम पीरियड रहा था, ये काफी अपने शिखर पर पहुंच चुका था। तो बी ऑप्शन आप लोगों का क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे जो सांख्यिकी रूल हैं, गणितीय तकनीक हैं, ये सभी प्रयोग में आने लगे, सिद्धांत हैं, इन सभी का यहाँ पे प्रयोग किया जाने लगा था। आगे बढ़िए। क्लाइव विल्किंसन संबंधित थे, ये किससे संबंधित थे? ये आप लोगों से पूछा क्या है? ग्लोबल कोरल रीफ मॉनिटरिंग नेटवर्क, टाउंसले जो ऑस्ट्रेलिया में है, मौसम विज्ञान विभाग संगठन से, खाद्य एवं कृषि संगठन से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो ऑप्शन यहाँ पे आप लोगों का सही होगा वो क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लाइव विल्किंसन किससे संबंधित थे? ग्लोबल कोरल रीफ मॉनिटरिंग नेटवर्क से। ए ऑप्शन सभी लोगों का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही देखेंगे क्वेश्चन आप लोगों के, और कुछ रह गए हैं, इनको अपन लोग अब कल देखेंगे।
ठीक है। ये सेशन कैसा लगा जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।